or you can create a new array by copying the existing array. So that you can do with the help of spread operator. अगर spread operator नहीं यूज करेंगे, then we have to use the for loop. For loop से एक एक एलिमेंट हम दूसरे array में कॉपी करेंगे और नया array बनाएंगे. That is the one way. There is no direct method to create a clone, exact clone of the array. So हम spread operator से वो concise way access करते हैं to cloning the array, to cloning the object. क्लोनिंग तक ठीक है, मर्जिंग तक भी ठीक है, मर्ज भी कर सकते हैं, दो एरेज को मर्ज करके नया एरे बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करके नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यहां तक तो ठीक था विद स्प्रेड ऑपरेटर. ठीक है, मैंने स्ट्रिंग भी स्प्रेड करके आपको बताया था कि कैसे वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सेपरेटली प्रिंट कर रहा है. ठीक है, तो मैंने कॉपी का एग्जांपल लिया था, मर्जिंग का एग्जांपल लिया था, और हाँ आप ऐड भी कर सकते हैं कोई एलिमेंट मर्ज करते समय, या आप कॉपी कर रहे हो इस एरे को और आप नया एरे बना रहे हो तो आपने स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया है, एंड देन इफ यू वांट टू ऐड एलिमेंट एट द टाइम ऑफ कॉपी, देन यू कैन पुट दैट एलिमेंट एंड यू कैन ऐड द एलिमेंट. आप ऐड भी कर सकते हो. फाइनली एरेज के बारे में इतना ही. फिर ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमने देखा तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे स्प्रेड नहीं कर सकते जैसे हम एरे को डायरेक्ट कर रहे हैं. फिर ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा यूजेस इसका अलग है. तो स्प्रेड ऑपरेटर तो ठीक है, कॉपी तो ठीक है, मर्जिंग भी ठीक है, कॉपी मैंने कर लिया था. मर्ज भी आप कर सकते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को मर्ज करके एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. फिर स्प्रेड ऑपरेटर का और क्या यूज है? स्प्रेड ऑपरेटर के साथ आप क्या कर सकते हो? यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट. एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है ही, लेकिन उसका एट्रीब्यूट मुझे प्राइस चेंज करना है. प्राइस अर्लियर 700 था, आई वांट टू मेक इट 900. तो मैंने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी तो कर रही हूं मैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू चेंज करना है. सो बाय अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट. तो आपने ये नया ऑब्जेक्ट बना लिया था बुक 3. ठीक है. सेकेंड होता है आप ऐड भी कर सकते हो. व्हाइल कॉपिंग अ ऑब्जेक्ट इनटू न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर यू कैन ऐड द न्यू फील्ड आल्सो. आप नया फील्ड ऐड कर सकते हो. तो वो जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा इट इज क्रिएटेड विथ ऑल द फील्ड्स ऑफ योर बुक प्लस पब्लिकेशन. तो बुक ऑब्जेक्ट में जितने भी फील्ड थे वो सब मिला के प्लस पब्लिकेशन विल बी देयर, दैट विल बी एडेड न्यूली देयर, और आपका बुक 4 क्रिएट हो जाएगा. फाइनली स्प्रेड ऑपरेटर को हम यूज करते हैं टू रिमूव द एलिमेंट. ठीक है, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? बाय रिमूविंग वन और मोर फील्ड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसके लिए आपको स्प्रेड ऑपरेटर विद डिस्ट्रक्चरिंग जाना पड़ता है. अब तक तो कोई डिस्ट्रक्चरिंग का रोल नहीं था, चाहे एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को चेंज करना है चाहे नया एट्रीब्यूट ऐड करना है. अब तक के सिर्फ कॉपी हो रहा था, एडिंग हो रहा था, कॉपी हो रहा था, अल्टरेशन हो रहा था. लेकिन जब आप डिस्ट्रक्चरिंग, जब आप रिमूव करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स को और नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इफ यू वांट टू रिमूव द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स of an existing object and want to create a new object, so at that time you have to use spread operator with destructuring. तो आपको ये दोनों यूज करना होगा. तो इस केस में मैं क्या कर रही थी, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हम राइटिंग अ डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स देन इक्वल टू बुक, ये कंप्लीट डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स है. बट यहाँ मैं कुछ एलिमेंट दूंगी, एट्रीब्यूट्स मेंशन करूंगी. दीज एट्रीब्यूट्स मस्ट बी मैच विद द एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन अ बुक. प्रेजेंट इन अ बुक, ये बुक में होने चाहिए जो एट्रीब्यूट्स आप यहाँ मेंशन करोगे. तो मैं जो नया ऑब्जेक्ट बना रही हूँ बुक 5, दैट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय एलिमिनेटिंग द प्राइस. जितने भी एलिमेंट्स आपको एलिमिनेट करने हैं, जैसे BID मुझे नहीं चाहिए, वो आप यहाँ मेंशन कर दो. देन कॉमा p डॉट न्यू ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा. तो जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा दैट विल बी क्रिएटेड बाय एलिमिनेटिंग दीज 2 एट्रीब्यूट. ठीक है, फ्रॉम दी बुक. तो कॉपी हम कर रहे हैं, सर्टेनली वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, बट कुछ फील्ड्स हमको एलिमिनेट करने हैं, तो वो आप यहाँ इस तरह से मेंशन कर दो.
BID है क्या इसमें? हाँ, BID इज देयर। तो अभी जो बुक 5 बनेगा ना मेरा, बुक 5 इज क्रिएटेड विथ ओनली बुक नेम, सिर्फ बुक नेम रहेगा इसके पास में। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। देखो लास्ट वाला आउटपुट चेक करना, जस्ट चेक द लास्ट आउटपुट। वहां सिर्फ आपको क्या दिख रहा होगा? बुक नेम दिख रहा होगा। बस जो एलिमिनेट करना है वो आपको वहां मेंशन करना है विद डिस्ट्रक्चरिंग। You have to mention that attribute and that attribute must be present in a your book object, जिसको लेके आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, इसमें वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमने देखा था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स, अभी मैं फिर से आपको रिकैप करवाती हूँ एक बार कि आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए स्टूडेंट इवन बिफोर गोइंग टू द React.js। These are what the year 6 features that I've already taken। लेकिन मैं इसका रिकैप देने वाली हूँ जैसे मैंने बोला है, तो रिवीजन तो होगा हमारा। तो मंडे से जो भी सेशंस हुए हैं उसका एक क्विक रिकैप आई विल गिव, ठीक है। देन वी रिज्यूम फ्रॉम 4th of November, जब फुल फ्लेज से जब लोग आएंगे तब मैं उसका रिकैप तो दूंगी, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे बचे हैं ये हमें देखना है, ठीक है। क्लासेस हमारा हो चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स मैंने आपको बताया था, तब ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो भी बताया था। एंड यस, व्हाई क्लास मेथड इज मोस्ट एफिशिएंट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन। देन हमारा एरो फंक्शंस हो चुका है। एरो फंक्शंस को कैसे डिफाइन करना है, एरो फंक्शंस विद अ पैरामीटर, विद अ रिटर्न डेटा टाइप, विदाउट अ रिटर्न डेटा टाइप, ये हमने देखा है। देन ES6 वेरिएबल्स में आपका आता है var, आपका const, then you can use a let। Let is introduced in a ES6 feature। So let कीवर्ड कैसे आपको स्कोप देता है, ब्लॉक स्कोप प्रोवाइड करता है ओवर दी var जो कीवर्ड है उसके साथ, because var कीवर्ड will give you only the local scope and the global scope, it will not give you the block scope। तो ब्लॉक स्कोप हम कैसे एक्सेस करते हैं, okay। फिर एरे के कुछ मेथड्स हमने देखे थे, दैट इज व्हाट the methods of normal array also that we have learned। filter method हमने देखा था, map देखा था, sort देखा था, ठीक है। these are what the important methods that we going to use। then for each is also there। तो ये हमें React.js में भी लगने वाली है सारी मेथड्स। तो नॉर्मल एरे की मेथड्स मतलब वही है जो हमने देखी है। डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, स्प्रेड ऑपरेटर हमने देख लिया, एंड यस टर्नरी ऑपरेटर आल्सो वी हैव लर्न। We should have the knowledge of these all concepts। अगर ये पता है then it will be easy to understand the React.js। अब एक चीज और है अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लासेस में थोड़ा सा मैं डीपर जाना चाहूंगी। तो हमने ये तो देखा है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें देखना है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ जी, मेथड ओवरराइडिंग भी हमें यहाँ देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको अगर ये दो कॉन्सेप्ट में हमने नहीं देखे, इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग, देन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास कंपोनेंट। मैं मानती हूँ क्लास कंपोनेंट इतना यूज नहीं होता है, बट स्टूडेंट दैट इज द बेसिक्स ऑफ React.js, और React.js का बेसिक है। तो अभी भी कुछ एप्लीकेशंस है जो क्लास कंपोनेंट पे ही काम करते हैं, इवन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जहां आपको क्लास कंपोनेंट यूज करना ही पड़ता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो फंक्शनल कंपोनेंट ही बहुत ज्यादा यूज होता है, बिकॉज इट इज अगेन गिविंग यू द शॉर्ट हैंड सिंटैक्स। जहां शॉर्ट हैंड सिंटैक्स आपको मिल रहा है आप वही प्रेफर करते हो, क्योंकि कोड कम होता है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। तो दो कंपोनेंट मेन रहेंगे रिएक्ट में। अब कंपोनेंट क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ये सब हम देखने ही वाले हैं। बट दो चीजें हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट बहुत बेसिक है React.js का, React.js वहीं से स्टार्ट हुआ था क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट मुझे बताना जरूरी लगता है, और लाइफ साइकिल मेथड्स में बिना क्लास कंपोनेंट के अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्लास कंपोनेंट पढ़ाती हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाती हूँ, लेकिन वो समझने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट्स पता होने बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। ये अगर नहीं समझ में आया तो क्लास कंपोनेंट समझना बहुत डिफिकल्ट है।
ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए बेसिक टॉपिक्स का भी, वो कोर है React.js का। तो इसीलिए अभी मैं लेने वाली हूँ इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये दो कॉन्सेप्ट्स में लूंगी आज। यहां तक कोई डाउट है किसी को? Anyone have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. चलिए तो देखते हैं। क्लास तो हमने देखा था कि क्लास बनाना कैसे है, आपने मुझे असाइनमेंट भी शेयर किया है क्लास का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, देन मेथड्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेथड्स यू कैन इंक्लूड, मैंने एक ही मेथड रखा था, आप कोई भी कितनी भी नंबर ऑफ मेथड्स को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ। So I want to explain the concept of inheritance. So inheritance का definition क्या है? Inheritance means accessing the properties and methods of one class into another class. Accessing the properties and methods. Properties की जगह पे आप attribute भी बोल सकते हैं, और methods तो हमको पता ही है। तो properties की जगह पे you can say that attributes भी आप बोल सकते हैं। So accessing the attributes or properties and methods of one class into the another class. This is called the concept of inheritance. So inheritance हम कैसे achieve करेंगे? We have to use a keyword called extend. एक extend keyword हमें यहाँ लगेगा। तो मैं एक क्लास बनाती हूँ person, ठीक है, क्लास का सिंटैक्स सब अवेयर है क्लास के सिंटैक्स से। ओके, सो वी हैव टू राइट द कंस्ट्रक्टर। बिना कंस्ट्रक्टर के आप आर्ग्यूमेंट्स दे ही नहीं सकते, तो वी हैव टू राइट द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स में देती हूँ पर्सन का आईडी, उसका नेम एंड उसका एज, ये मैं दे देती हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है बता देती हूँ। बेनिफिट है reusability is the benefit of the inheritance. तो मैं एक क्लास बनाऊंगी पर्सन, पर्सन क्लास के अंदर मैं एट्रीब्यूट दे दूंगी आईडी, ठीक है, नेम एंड मैंने एज लिया। अब आगे जाके मुझे जरूरत पड़ती है कि मैं एक क्लास बनाऊं एम्प्लॉय, बट स्टूडेंट एम्प्लॉय क्लास में मुझे ये सारे एट्रीब्यूट चाहिए। आई वांट टू यूज दिस ऑल एट्रीब्यूट्स इन एम्प्लॉय क्लास। तो क्या मैं इनको यहाँ फिर से डिफाइन करूंगी, फिर से इनिशियलाइजेशन वाला कोड लिखूंगी? सो नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी, बिकॉज ऐसा अगर करूंगी तो देयर विल बी अ रिपीटेशन, देयर विल बी अ नो रीयूजेबिलिटी। एग्जिस्टिंग थिंग को रीयूज करके नई चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। तो एग्जिस्टिंग थिंग मेरे पास क्या है, पर्सन क्लास, और मुझे बनाना है एम्प्लॉय क्लास। ये एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए, प्लस और भी एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट, जैसे कि सैलरी है, सैलरी भी उसको देना है। तो स्टूडेंट ये वापस से रिडिफाइन करना सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज हम पर्सन से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, दीज ऑल थ्री प्रॉपर्टीज वी आर एक्सेसिंग फ्रॉम द पर्सन। तो इसके लिए दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है, एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो इस केस में मैं आपको बता दूं कि एक होगा आपका पेरेंट क्लास और एक होगा आपका चाइल्ड क्लास। दिस इज पेरेंट क्लास एंड दिस इज चाइल्ड क्लास। तो child class will access the properties, all the properties of a parent class, plus it can also define its own properties. वो अपनी own properties भी define कर सकता है और वो इनको भी directly access कर सकता है. You don't have to reinitialize them there for the employee. This concept is called inheritance and that will give you the reusability. Already existing thing है, मुझे नई चीज बनानी है by using that existing thing. तो नए से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, तो अचीव करने के लिए हम ऐसे करेंगे. चाइल्ड क्लास पहले लिखते हैं.
देन एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास हमने ऐसे लिख दिया, बस ये इनहेरिटेंस अचीव हो गया। फिर आगे प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है वो मैं बताती हूँ, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या कि क्यों इनहेरिटेंस यूज करने वाली हूँ मैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाई आई एम गोइंग टू यूज इट, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, जिनका जावा हो चुका है रोहित, थोड़ा जावा से ये अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट अभी भी ऑब्जेक्ट बेस ही है, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो कंप्लीटली मुझे ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देता है। जिनको जावा पता है उनके लिए बता रही हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं ना हम, तो मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट आते हैं, तो अभी भी प्योर फॉर्म में मेथड ओवरलोडिंग ये मुझे सपोर्ट नहीं करता है। ओवरराइडिंग तो मैं कर लूँ, बट ओवरलोडिंग ये सपोर्ट नहीं करेगा मुझे, और इसीलिए इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो ES6 हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज व्हाट द एडवांसमेंट दे हैव डन फॉर द जावास्क्रिप्ट, तो उसी का है ये, उसी में कुछ सिंटैक्स, कुछ फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं। तो अभी मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कैसे मुझे नए से चीजें नहीं बनानी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। हियर ऑल्सो यू विल हैव दी सुपर कीवर्ड, जैसे आपने जावा में पढ़ा है वो चीज तो रहेगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, पहले कमेंट्स लिखते चलिए, you will have the better understanding of the code. So creating a parent class, पहले parent class बना दिया पर्सन। चलो, जो काम हम करते हैं कंस्ट्रक्टर में वो तो हमें करना पड़ेगा यहाँ, इनिशियलाइजेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। ये थोड़ा नेम थोड़ा प्रॉब्लम करता है, कीप इट एफ नेम। यहाँ हम फंक्शन नहीं लिखते हैं डायरेक्टली, फंक्शन का नाम, फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज करते डायरेक्टली, फंक्शन नेम ओपनिंग क्लोजिंग डाउन ब्रैकेट बॉडी ऑफ द फंक्शन। और यहाँ सॉरी console.log पे हम प्रिंट कर देंगे ऑल दी फील्ड्स लाइक आईडी, कॉन्कैट करते जा रहे हूँ यहाँ। सिंगल कोट से किया तो भी चलेगा, जावा स्क्रिप्ट में दोनों चलता है, सिंगल कोट एंड डबल कोट। आईडी देन एफ नेम, हाँ दिस डॉट यूज करना बहुत जरूरी। देखो ना स्टूडेंट, जैसे ही मैंने एफ नेम लिया, मैंने यहाँ तो मैं भूल गई देना, हमेशा याद रखिए इफ यू वांट टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या जो एट्रीब्यूट्स आपने क्लास में दिए हैं, मैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट भी बोल सकती हूँ उनको और क्लास एट्रीब्यूट भी बोल सकती हूँ। तो ये जो एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ लिखे हैं, इनको अगर आपको कहीं भी एक्सेस करना है, यू हैव टू अप्लाई दिस कीवर्ड। देखो ना, मैंने एफ नेम लिखा, एंटर किया, देखो दिस आ गया, और यहाँ गलती से मैंने आईडी लिख दिया है। तो सजेशन से अगर हम जा रहे तो देखो इट इज गिविंग मी द प्रॉपर, क्योंकि आगे जाके जब मैं रन करूंगी, कॉल करूंगी ना इस मेथड को, इट विल गिव मी द एरर, ये एरर देगा, क्योंकि उनका बोलना है कि जो एट्रीब्यूट्स है वो हमेशा दिस कीवर्ड से ही यहाँ एक्सेस करना पड़ता है। दिस इज नॉट देयर इन जावा, जावा में ये मैंडेटरी नहीं था, जावा में डायरेक्ट एक्सेसिबल था, तो मैंडेटरी था ही नहीं है। ओके, एज, एज बस यहाँ प्रॉपर्टी दिख रहा है मुझे, पर्सन डॉट एज, इसको दिस से ही एक्सेस करना है। फाइन, तो अभी मैंने एक पर्सन क्लास बना लिया है विच इज हैविंग एट्रीब्यूट्स आईडी, एफ नेम एंड एज। अभी मैं एक चाइल्ड क्लास बना रही हूँ, एम्प्लॉय। और पता है इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इज ए रिलेशनशिप। जैसे जैसे कि पर्सन आपका पेरेंट क्लास है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि एम्प्लॉय, अभी मैं एम्प्लॉय बनाने वाली हूँ, इज ए पर्सन। आगे जाके मैं स्टूडेंट भी बनाऊंगी, स्टूडेंट इज ए पर्सन, पर्सन से इनहेरिट करूंगी। तो दैट्स व्हाई इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज इज ए रिलेशनशिप।
क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं, पहले चाइल्ड नेम देन पेरेंट नेम, चाइल्ड नेम देन पेरेंट नेम। यहां देते समय तो सब देना पड़ेगा आपको, आईडी, नेम, एज एंड मैं इसका नया एट्रीब्यूट देना चाह रही हूँ, दैट इज सैलरी। सैलरी इज दी एम्प्लॉयज ओन एट्रीब्यूट, बाकी ये तीनों वो इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट करने के लिए यू हैव टू यूज दी सुपर कीवर्ड। ये सुपर कीवर्ड से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, किसका, पेरेंट क्लास का। तो ये पूरा की पूरा कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है, ये पूरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो एम्प्लॉय इज अ चाइल्ड क्लास। हाँ, तो यहाँ मैं इन आईडी, नेम और एज को पास करता हूँ, दैट्स इट। सुपर कीवर्ड का यूज क्या है, जैसे दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स करंट ऑब्जेक्ट, सुपर कीवर्ड super keyword represents immediate parent class object, immediate parent class object। मैं इतना इनहेरिटेंस के टाइप्स वगैरह नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि इतना डेप्थ में है नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए इनहेरिटेंस है क्या, ताकि मैं क्लास कंपोनेंट बता पाऊँ आपको। नहीं तो क्लास कंपोनेंट नहीं समझ में आएगा, वहां मैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज करने वाली हूँ, तो आपको क्या समझ में आएगा फिर, इसीलिए मैं इसको ले रही हूँ। मैं इतना डेप्थ में नहीं जाने वाली इसको, लेकिन हाँ जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना मैं जरूर बता दूंगी। चलो मैंने ये बना दिया, सुपर कीवर्ड रिप्रेजेंट्स इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो सुपर कीवर्ड से आप क्या करने वाले हो, इस कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट कॉल जाने वाला है और ये पूरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब आईडी, नेम, एज जो यहाँ पास करोगे एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में, वो यहाँ जाएगा और आईडी नेम, आईडी, एफ नेम और एज को इनिशियलाइज करेगा। तो देखा जाए तो एक्चुअल में एट्रीब्यूट्स यही मेमोरी लेंगे, यहाँ तो बस आप एक्सेस कर रहे हो इसको, यहाँ तो बस आप एक्सेस कर रहे हो, एक्चुअल में वही वो एक ही बार मेमोरी लेंगे जब मेरा पर्सन क्लास बनेगा। फाइनली देखो स्टूडेंट, यहाँ तो सुपर में आपको आईडी, नेम, एज मिल जाएगा, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगा ना। तो सैलरी को तो इनिशियलाइज आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी, नेम, एज तो ये कॉल करूंगी मैं, ऊपर कॉल चला जाएगा, वो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, कंट्रोल वापस यहीं आएगा नीचे। तो सैलरी को तो करना पड़ेगा इनिशियलाइज, तो वो हमने कर दिया। फाइनली मैं लेती हूँ प्रिंट ईएमपी और यहाँ में देखो मैं मेथड को भी कॉल कर सकती हूँ। मैंने बोला ना, डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखना है। Accessing the attributes and methods of a one class into, मैं डायरेक्टली मेथड भी कॉल कर सकती हूँ। तो आई कैन अप्लाई दिस, मेथड का नाम क्या है, प्रिंट पर्सन ना, वो प्रिंट पर्सन ले लूंगी। देखते हैं वर्कआउट करता है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना रिपीट क्यों करूँ ना, ये प्रिंट करने का काम यही कर देगा ना मेरे लिए। तो मैं इसी को कॉल करती हूँ, रेफर करती हूँ यहाँ, और यहाँ बस मैं प्रिंट कर देती हूँ सैलरी जो मुझे प्रिंट करना था। दिस डॉट सैलरी, ऑलवेज दिस डॉट सैलरी, डायरेक्ट सैलरी नहीं लिख सकते हम, कहीं भी एक्सेस करना है आपको एट्रीब्यूट्स, आपको यूज दिस। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, पहले पेरेंट क्लास बनाया, पर्सन, आईडी, एफ नेम एंड एज। आई वांट टू रीयूज दिस आईडी, एफ नेम एंड एज व्हाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉय क्लास। सो एम्प्लॉय इज अ चाइल्ड क्लास। हाँ, लेकिन ये एक्सेस कैसे करेगा, यू हैव टू यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड यहाँ, उसके बिना एक्सेस नहीं होगा। तो ये एक्सटेंड्स आप यूज करोगे और यहाँ बोलोगे पर्सन। ठीक है, एक्सटेंड्स पर्सन। रिलेशनशिप कैसे बाइंड होगा,
तो आपको चाइल्ड क्लास लिखना होगा एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास। ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया अभी जब भी हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं वी ओनली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फायदा नहीं है। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगी ना सिर्फ आईडी, एफ नेम, एज एक्सेस होगा, लेकिन अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगी ना तो आई कैन एक्सेस आईडी, नेम, एज प्लस सैलरी। तो आपने ये क्लास बनाया ही है बाय रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग क्लास पर्सन, तो नॉर्मली हम इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रिवर्स में एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट बट पेरेंट कैन नॉट एक्सेस द चाइल्ड। रिवर्स नहीं जाएंगे हम। अभी देखो फिर से यहाँ पे लेते हैं चाइल्ड क्लास मेरा है एम्प्लॉय, तो लेट emp1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, आईडी, नेम, एज एंड सैलरी। तो आईडी में दे देती हूँ 101, नेम दे देती हूँ मैं, ठीक है, सैलरी एज दे देती हूँ मैं सपोज, ठीक है, एंड सैलरी सपोज मैं दे देती हूँ लाइक दिस, दैट्स इट। और emp1 डॉट प्रिंट emp कॉल कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मैंने पर्सन को भी कॉल किया है। आई थिंक मुझे यहाँ दिस लगाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं हाउ इट विल वर्क। प्रिंट पर्सन, हाँ बिना उसके नहीं होगा, आपको दिस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भले ही प्रिंट पर्सन यहाँ दिया हुआ है मैंने पर्सन क्लास में, बट दैट इज नाउ अ प्रॉपर्टी ऑफ योर एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय इज अ चाइल्ड क्लास एंड दैट कैन एक्सेस ऑल दी एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास। एक्सेस तो कर सकता है, एक्सेस करने के लिए दिस लगाना पड़ेगा। देखते हैं आउटपुट में आना चाहिए। मैं एम्प्लॉय प्रिंट कर रही हूँ, तो आईडी, नेम, एज एंड सैलरी। सॉरी मैंने सेव नहीं किया है, सेव करना है कोड को। नोड इनहेरिटेंस, देखो तो आउटपुट आईडी जो है मैंने पास किया था वही आ रहा है 101, राज, एज इज 34, सैलरी 66 की, ये आ रहा है। ठीक है, आप चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, लेकिन देखो अगर मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो मुझे सिर्फ पर्सन के फील्ड एक्सेसिबल होंगे स्टूडेंट। चाइल्ड का बनाऊंगी तो सर्टेनली पर्सन के सारे और चाइल्ड का भी पूरा। तो reusability you are achieving here, you have to only define or initialize the variable here in a parent class, and by using super keyword you are calling that constructor। तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं विद द सुपर कीवर्ड। जो आईडी नेम पास होगा वो यहाँ आएगा, यहाँ से वो इधर चला जाएगा, फिर कंट्रोल वापस यहाँ आता है, सैलरी को इनिशियलाइज करेगा, दैट्स इट। फिर आपने ये स्टेटमेंट लिखा है तो वो प्रिंट कर। समझ में आया क्या इनहेरिटेंस? Yes, ma'am. Yes, other students, Sakshi, Rutuja. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है तो पूछे आप। मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट को भी बनाइए। सेम नेम नहीं लेगा। आपने देखा स्टूडेंट कैसे मुझे मैं डायरेक्ट मेथड भी रेफर कर पा रही हूँ। मेथड विच आई डिफाइंड इन अ पेरेंट क्लास, आई एम कॉलिंग इट इन अ चाइल्ड क्लास, वो भी किसी और मेथड में मैं उसको कॉल कर रही हूँ। दैट इज व्हाट पावर ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप ये हटा दोगे ना देन यू विल गेट द एरर। ये हट जाएगा तो आपको एरर्स आ जाएंगे।
क्योंकि कोई रिलेशनशिप ही नहीं रह जाएगा क्लास के बीच में। सुपर कीवर्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा वो। सुपर कीवर्ड आता ही पेरेंट क्लास की वजह से, तो आगे का छोड़ ही दो। जैसे ही मैंने एक्सटेंड लिखा, कंट्रोल जेड पर लिख दिया। That's it. अभी देखो फिर से रन करके बताती हूँ। प्रॉपर रन हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए अभी, 101 एंड 102। एक बढ़िया सा लाइन खींच देते हैं बीच में। कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, बिकॉज मुझे ना ये कॉन्सेप्ट क्लास कंपोनेंट में लगेगा, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। इतना ही, दो ही कॉन्सेप्ट चाहिए, ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस। राइट डाउन स्टूडेंट। कल मैं लैब देना भी भूल गई आपको, लैब करना है आपको। अच्छा, ये ऊपर वाला लिखना है क्या आपको? वेट अ सेकेंड ना, क्योंकि ये भी मैं यही दे रही हूँ, डेफिनेशन भी मैं यही दे रही हूँ, क्योंकि मॉडल का डायग्राम है।
सॉल्व करना है स्टूडेंट. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
चलो हो गया ये, डन एवरीवन, जो कंफर्म करिए। किसी को कोई डिफिकल्टी है, किसी का रन नहीं हो रहा है और नॉट गेटिंग आउटपुट, दे कैन टेल मी। अगर मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो सिर्फ आईडी, एफ नेम और एज इनिशियलाइज कर पाऊंगी और वही प्रिंट कर पाऊंगी, ठीक है। पर्सन के ऑब्जेक्ट से आई कैन नॉट एक्सेस दिस, रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है। जो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करता है पेरेंट क्लास को, दैट चाइल्ड क्लास कैन हैव द एक्सेस टू ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अ पेरेंट क्लास, रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है। Now next concept that I want to explain is a method overriding. तो method overriding क्या है हम देख लेते हैं। पहली चीज तो ये जो method overriding है ये कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम दी polymorphism. Okay, method overriding is a concept from the polymorphism. Polymorphism मतलब क्या होता है? Polymorphism means one thing can have many forms. मैं एक काम कर दूं ना, इसका थोड़ा सा अलग लेती हूँ, ऐसे के अंदर नहीं करती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म का एक नया फाइल बना लेती हूँ, मैं इसको मेथड ओवरराइडिंग ही बोलूंगी। मैंने मेथड ओवरराइडिंग is a one kind of polymorphism. That is a concept from the polymorphism. Okay. So polymorphism means what? One thing can have many forms. That is what we call the polymorphism. Polymorphism is of two types. मतलब एक होता है मेथड ओवरराइडिंग और एक होता है मेथड ओवरलोडिंग। स्टूडेंट, मेथड ओवरलोडिंग हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम अचीव कर रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली जैसे जावा में या एनी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सपोर्ट करता है वैसे नहीं होता है। हाँ, मेथड ओवरराइडिंग वी कैन अचीव बिकॉज इनहेरिटेंस है यहाँ, तो मेथड ओवरराइडिंग हम कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में इतना नहीं बताऊंगी, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड लर्न। मेरा अभी कॉन्सेप्ट इतना ही है कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? वन थिंग कैन हैव मेनी फॉर्म्स। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू टेक माई एग्जाम्पल एवरी टाइम, जैसे कि एज अ पर्सन मैं एक ही हूँ लेकिन आई एम सर्विंग दी मेनी रोल्स इन दी सोसाइटी। जैसे कि यहाँ 7 Mentors में आई एम अ ट्रेनर, एट माई होम आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, ठीक है, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ डॉटर। सो एज अ पर्सन तो मैं एक ही हूँ, बट आई एम सर्विंग अ डिफरेंट डिफरेंट रोल्स इन दी सोसाइटी। सो दैट इज व्हाट आई कैन कॉल अ पॉलीमॉर्फिज्म। वन थिंग कैन हैव मेनी फॉर्म्स। तो आपको इससे भी क्या बेनिफिट मिलता है? रीयूजेबिलिटी। अगेन दी वन एंड ओनली वन बेनिफिट यू आर गेटिंग, दैट इज रीयूजेबिलिटी आपको मिलेगा। कोड कम हो जाता है, रीयूजेबिलिटी यू आर गेटिंग विद दी पॉलीमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि आप बोलते हो कॉल करना है। सो कॉल करना है मतलब कॉल कैन हैव वेरी मेनी वेरिएशंस। इट कैन बी ऑडियो कॉल, इट कैन बी अ वीडियो कॉल, but normally we say what we have to do the call. So that is what one thing can have many forms. One thing can have many forms. ठीक है। So अगर मैं एक और इंस्ट्रक्शन देती हूँ, मूव सपोज, तो मूव ये जो इंस्ट्रक्शन है अगर मैं एक टॉय को दूंगी, टॉय कार को दूंगी, दैट इज व्हाट, दैट इज डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द टॉय कार। लेकिन सेम मूव इंस्ट्रक्शन अगर मैं देती हूँ, मान लो जो आपका लाइक वी कैन से दैट जो प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन बोलो या आपका एरोप्लेन जो होता है, नॉट अ प्लेन, दी एरोप्लेन, ठीक है। तो एरोप्लेन जो होता है उसके अगर मैं मूव इंस्ट्रक्शन बोलूंगी तो दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी डिफरेंट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है तो दे आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट। जैसे पर्सन के लिए मैंने खुद का एग्जांपल दे दिया, कॉल के लिए आप ले सकते हो, कैन बी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। पर्सन के लिए एज अ पर्सन आई एम ओनली वन, बट आई एम परफॉर्मिंग लाइक आई एम
serving a different roles in the society. So that is what one thing can have many forms. इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग नॉर्मली एक ही क्लास में किया जाता है. मेथड ओवरराइडिंग के लिए आपको मैंडेटरी है, फॉर मेथड ओवरराइडिंग you will require what? आपको क्या चाहिए होगा? इनहेरिटेंस. फॉर मेथड ओवरराइडिंग यू विल रिक्वायर व्हाट? इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के बिना आप मेथड ओवरराइडिंग अचीव नहीं कर सकते. तो हम क्या करने वाले हैं? नॉर्मली वी आर ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग का मतलब लिख रही हूं, गिविंग न्यू डेफिनेशन टू पेरेंट क्लास मेथड. मतलब पेरेंट क्लास में एक मेथड डिफाइन होगा मेरा ऑलरेडी, बट मुझे चाइल्ड क्लास में उसको एज इट इज नहीं यूज करना. आई वॉन्ट टू कीप द नेम सेम. मुझे नाम तो सेम ही रखना है, बट आई वॉन्ट टू यूज द डेफिनेशन ऑफ दैट मेथड. मुझे उसका डेफिनेशन चेंज करना है, उसको ओवरराइट करना है. ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज द सेम डेफिनेशन which is available in a parent. अगर ऐसा होता तो मैं मेथड को डायरेक्ट ही कॉल कर लूंगी, क्योंकि चाइल्ड क्लास का तो मेथड कोई भी आप एक्सेस कर सकते हो. बट आई डोंट वांट टू एक्सेस द मेथड एज इट इज. आई वांट टू चेंज इट्स मीनिंग. उसका मीनिंग चेंज करना है, बट मीनिंग चेंज करने के साथ साथ मुझे नाम सेम रखना है. आई डोंट वांट टू चेंज द नेम. तो नेम नहीं चेंज करोगे तो इट विल गिव यू द रीयूजेबिलिटी. तो इंटरफेस आपका सेम रहेगा, नेम सेम रहेगा, बट इट इज हैविंग मोर एंड मोर फंक्शनैलिटीज. एक से ज्यादा फंक्शनैलिटीज उसकी रहेगी. तो ओवरराइडिंग मीन्स व्हाट? गिविंग अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अ पेरेंट क्लास मेथड. कहाँ दोगे आप? कहाँ दोगे? इन अ चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास में लिखने वाले को. ठीक है, तो राइटिंग इन अ चाइल्ड क्लास. तो इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ. क्लास ले लिया मैंने एनिमल. ठीक है, कंस्ट्रक्टर हम ले लेते हैं, मैं नेम दे देती हूँ. ठीक है, और यहाँ दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम हम कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ मैं एक मेथड ले लेती हूँ जो कि मुझे करना है, मेथड ओवरराइडिंग. तो एक पेरेंट क्लास का मेथड हम डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट? नॉइज मेथड. नॉइज मेथड. ठीक है, और हम यहाँ बोलते हैं एक सिंपल मैसेज के साथ में this dot name is making a noise. ठीक है, तो एक नॉइज मेथड हो गया, बट नॉइज मेथड मुझे एज इट इज नहीं यूज करना है. ठीक है, एक मैंने क्लास दे दिया, सपोज डॉग. ठीक है, डॉग ले लिया. डॉग को मैंने कर दिया एक्सटेंड्स एनिमल. ये बिल्कुल जाता है एक्सटेंड में. देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड डॉग. ठीक है, सो डॉग एक्सटेंड्स द एनिमल. अभी यहाँ मेरे को सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग करना है. तो मेथड कौन सा ओवरराइड करना है? सेम मेथड, नॉइज. तो मैं यहाँ नॉइज को लिख दूंगी. और यहाँ मैं एक मैसेज डाल दूंगी. यहाँ एक सिंपल मैसेज में डाल दूंगी कि डॉग बार्क्स. मुझे करना क्या है? मुझे ना सेम डेफिनेशन नहीं चाहिए. That is what my purpose. I don't want to give the same definition.
ठीक है। तो मुझे मान लो यहाँ मैं कुछ भी नेम पास करूंगी यहाँ, दैट इज मेकिंग अ नॉइज सपोज, ठीक है। बट यहाँ डॉग के लिए मुझे कोई डॉग का नेम ही पास करना है, आई वांट टू पास द डॉग नेम, बट इम्प्लीमेंटेशन भी अलग है। मेकिंग नॉइज मुझे एज इट इज नहीं यूज करना है, आई वांट टू यूज बार्क्स, आई वांट टू यूज दिस बार्क्स, मुझे यूज करना है कि डॉग बार्क्स, इस तरह से मुझे स्टेटमेंट चाहिए स्टूडेंट। आई डोंट वांट टू रेफर द सेम डेफिनेशन व्हाट आई हैव रिटन इन अ नॉइज। अगर सेम रेफर करना होता, लाइक डॉग इज मेकिंग अ नॉइज अगर करना होता तो मैं इसी को यूज करती, फिर मुझे इसको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका डेफिनेशन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। आई वांट टू ऐड समथिंग डिफरेंट सेंटेंस हियर, सो यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रीडिफाइनिंग, आप नए से डिफाइन कर रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड of a parent class where in a child class. That concept is called method overriding. तो नाम तो सेम रहेगा आपका नॉइस, लेकिन आप मीनिंग चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो आपके पास जब जो भी मेथड कॉल होगा वो यही नॉइस कॉल होगा, क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन ना, डॉग तो इसको भी एक्सेस कर सकता है ना, देखा जाए तो, और डॉग के पास भी ये नॉइस है, तो डॉग के पास तो दोनों का एक्सेस है। लेकिन जब आप मेथड ओवरराइडिंग करते हैं ना, जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एट दैट टाइम चाइल्ड का ही नॉइस एक्सेसिबल रहेगा। ट्राई करते हैं। आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। कैन यू चेक द आउटपुट, मतलब इसने कंस्ट्रक्टर भी ले लिया है डायरेक्टली, अगर आप डिफाइन ना करो तो। लास्ट टाइम मैंने सुपर से कॉल किया था क्योंकि मुझे नए पैरामीटर्स डिफाइन करने थे, अभी मुझे पैरामीटर नहीं, अभी मुझे सिर्फ मेथड को नए सिरे से डिफाइन करना है स्टूडेंट। व्हाई? बिकॉज मुझे सेम मेथड जो नॉइस दिया हुआ है पैरेंट क्लास का, आई डोंट वांट टू एज इट इज। हाँ, इंटरफेस सेम रहेगा मेरा, ठीक है। अब ऐसा तो ठीक नहीं लगेगा ना स्टूडेंट, जैसे मान लो इंटरफेस का मतलब बता देती हूँ क्या है। जैसे कि मान लो ये मेरा मोबाइल फोन है, तो मुझे कॉल का फीचर मिल रहा है, आई एम गेटिंग अ कॉल का फीचर, दिस इज व्हाट माय फीचर कॉल, मुझे कॉल का फीचर मिल रहा है। तो कॉल पे जब मैं क्लिक करूंगी, देन आई एम हैविंग अ फीचर ऑफ व्हाट, मुझे मिलेगा ऑडियो कॉल, या फिर मुझे और क्या क्या मिल सकता है। इंटरफेस सेम रहने का मतलब समझा रहे हो आप, मुझे मिल सकता है, एक ही बटन रख रही हूँ मैं, वीडियो कॉल, मुझे ऑडियो मिलेगा या फिर मुझे वीडियो कॉल मिलेगा। हाँ, तो जब मैं एक ही बटन रख रही हूँ, एक ही बटन पे क्लिक करने पे आई एम गेटिंग टू फीचर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग कैन हैव मेनी फॉर्म, लेकिन मोबाइल के ऊपर कॉल ही बटन है। अगर ऐसा होता तो आपको ठीक लगता क्या?
इफ यू हैविंग लाइक दिस, ये ऐसा है और यहाँ 2 बटन है, ठीक है, 1 बटन फॉर ऑडियो कॉल, अभी समझ लीजिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, 1 बटन फॉर वीडियो कॉल। ऐसे ठीक लगता कि ये एक ही इंटरफेस सेम रहे और मैं मल्टीपल फीचर्स एक्सेस कर सकूं, एक ही बटन क्लिक पे आई विल गेट मल्टीपल फीचर्स। कौन सा आपको अच्छा लगेगा? ये ज्यादा बल्कि नहीं लगेगा? अगर फीचर ऐड करते समय अगर आप इंटरफेस भी चेंज कर रहे हो, मान लो मोबाइल ही नया बनाना है आपको, अगर इंटरफेस नए फीचर्स तो आप ऐड कर रहे हो लेकिन इंटरफेस भी चेंज कर रहे हो, तो जो ओल्ड यूजर होगा उसके लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। वो तो यही जानता है कि एक ही बटन है मेरे पास, सो विच विल बी सिंपलर, विच विल बी इजी। आप इंटरफेस चेंज नहीं करोगे, लेकिन हाँ आप मोर देन बट फीचर्स भी बढ़ जाएंगे। अब देखो ना, मेरे पास मैं अगर एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो वो मेथड भी है, और अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो चाइल्ड क्लास के पास ये वाला नया मेथड भी है, न्यू फीचर भी है फॉर डॉग, वी कैन से दिस इज व्हाट वी कॉल द मेथड ओवरराइड। सेम एग्जांपल, वन मोर रियल लाइफ एग्जांपल आप ले सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक बैंक का अलग अलग होता है। मान लो एक बैंक क्लास बनाया, उसने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6.7 सपोज। फिर एक और क्लास बनाया एचडीएफसी दैट एक्सटेंड्स बैंक, एसबीआई दैट एक्सटेंड्स बैंक, बट उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 नहीं देना है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग देना है, ठीक है। तो उस केस में डेफिनेशन चेंज हुआ, यू कैनॉट कीप दैट नंबर हार्ड कोडेड, डेफिनेशन चेंज हो जाएगा पूरा, क्योंकि हर बैंक अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाह रहा है, अपने तरीके से देना चाह रहा है, सो वो मेथड को ओवरराइड करेगा ही। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मेथड था, जो बैंक में था, वो चाइल्ड में भी रहेगा, नाम सेम रहेगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा। सो फंक्शनैलिटी इज चेंजिंग, यू आर चेंजिंग अ फंक्शनैलिटी बट कीपिंग द नेम सेम। नाम सेम रखेंगे, मल्टीपल फीचर्स ऐड करेंगे, ठीक है, बाय कीपिंग द इंटरफेस सेम, दैट इज व्हाट अ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग।
Understood, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंस्ट्रक्टर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हाँ डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया मुझे इधर, मतलब डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट होता है, ये भी आप समझिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है क्या एक्सटेंड करने से, तो आंसर इज यस, कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट हो जाता है आपका। मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन ही नहीं किया है, डिफाइन करोगे तो वो फिर से ओवरराइड हो जाएगा आपका, लेकिन अभी डिफाइन ही नहीं किया तो ऑलरेडी जो पैरेंट में है वही एक्सेसिबल रहेगा। जैसे ही मैं ऐसे बनाती हूँ ना ऑब्जेक्ट, देखो लेट D2 इक्वल टू न्यू डॉग, तुरंत मुझे नेम का सजेशन देता है इस तरह से। चलिए इसको लिखिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। इसको सुनिए तो बताओ। सबको बात करें। लो लो ना तो ले लो ले लो। तभी जाते जाते आप मुझे सॉल्व डाउन करूं क्या, मुझे बताइए हाँ स्टूडेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
This one, आपने जैसे एक इसे आप वो बात स्क्रॉल करो मैम। अभी कुछ असाइनमेंट दे देती हूँ स्टूडेंट एंड देन विल वाइंड अप। हाँ, कल का दिन भी है और कल और परसों 2 दिन है। 30 and 31st।
डन क्या हो गया? ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर एक असाइनमेंट आप ट्राई करिएगा, बैंक वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं लैब दे देती हूँ जैसे मैं देते आई हूँ। ES6 इक्मा स्क्रिप्ट 6, जैसे ISO नहीं होता ISO स्टैंडर्ड, वैसे वो स्टैंडर्ड है बेसिकली, एंड दैट इज एडिंग सम फीचर्स टू द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में उसने कुछ फीचर्स ऐड किए, जैसे कि एरो फंक्शंस, लेट कीवर्ड, ठीक है, प्रोमिसेस, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐड किए जो जावास्क्रिप्ट में नहीं थे पहले। ठीक है, जैसे क्लासेस को लेके सारी चीजें लाइक पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल, जो जावास्क्रिप्ट को पावरफुल बनाता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा था मेरा एक लैब, ये वाला आप करेंगे, मैंने लिख के भी बताया कैसे करना है, एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिएट अ ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें रहेगा ब्रांड, आईडी एंड प्राइस, प्रिंट ओनली ब्रांड एंड प्राइस विथ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग। तो ब्रांड एंड प्राइस आप प्रिंट कर दो किसी सेपरेट वेरिएबल में लेके, ठीक है, इनटू न्यू वेरिएबल्स। कार प्राइस, वेरिएबल का नाम वैसे कभी भी कैपिटल नहीं होता है, कार प्राइस, ठीक है, एंड कार ब्रांड। ठीक है, तो ये दोनों नए वेरिएबल में लेके बस उनको ही प्रिंट करना है आपको। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग में बता चुकी हूँ क्या है। Create an object fruit, name, color and price, and create a new object by removing the price attribute. आप समझ में आ गया होगा, जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, मान लो बनता है फ्रूट 2, तो उसमें पता है क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रहेगा नेम एंड कलर। ठीक है, प्राइस को हटा देना, ठीक है, नेम एंड कलर। तो फ्रूट 2 बनेगा, ओके, फ्रॉम फ्रूट, फ्रॉम दी फ्रूट, तो उसमें रिमूव करना है आपको प्राइस। तो आपको यूज करना पड़ेगा, यूज डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट विथ स्प्रेड, ये मैंने बताया कैसे रिमूव करना है। ठीक है, फाइन। लैब 3 मैंने फंक्शन डिस्ट्रक्चरिंग भी आपको बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक फंक्शन लिखेंगे, प्रोडक्ट, which will return price and discounted price. ठीक है, discount, and for calculating the discounted price you can give the 40% discount, 40% डिस्काउंट दे दो एक्चुअल प्राइस पे, और वो डिस्काउंटेड प्राइस और प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला, सॉरी, रिटर्न करने के लिए प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, ये दोनों चीजें आपको रिटर्न करना है। तो जब मैं प्रोडक्ट फंक्शन लिखूंगी विच इज एक्सेप्टिंग अ प्राइस, इट विल रिटर्न मी 2 थिंग्स। तो सर्टेनली 2 चीजें आप किस में लोगे, एरे में। तो आपका रहेगा वो एक्चुअल प्राइस, या मैं इसको सिर्फ प्राइस बोलूंगी, एंड डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, ये रिटर्न होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि कैसे रिटर्न करना है, फंक्शन से कैसे रिटर्न करना है एरे को। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो एक प्रोडक्ट, अब पूरा लिख के बता दूंगी तो पूरा आंसर ही पता चल जाएगा। एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन लेना है विच विल रिटर्न द एरे ऑफ प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट कर लो ना फंक्शन के अंदर, तो एक्चुअल प्राइस तो पास कर ही रहे हो फंक्शन को, उसके ऊपर 40% का डिस्काउंट लगा के डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए एंड रिटर्न दैट डिस्काउंटेड प्राइस। समझ में आया क्या लास्ट वाला? Am I audible? Yes, ma'am.
ठीक है, एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे। मैंने इसका एग्जांपल लिया है, फंक्शन रिस्ट्रक्चरिंग आपके पास है, जहां मैंने प्रोडक्ट और सम कैलकुलेट किया था। तो उसी तरह से हमें प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस रिटर्न करवाना है इस फंक्शन से। दिस इज यू हैव टू यूज फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है, फंक्शन रिस्ट्रक्चर। चलो एक फाइनल लैब, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा वो, ठीक है, सब क्लासेस बोलो या चाइल्ड क्लासेस बोलो, दो बनाने हैं। तो एक पेरेंट क्लास रहेगा दैट इज बैंक, ठीक है, इसके अंदर एट्रीब्यूट का क्या दोगे आप, कंस्ट्रक्टर लिखोगे इसका। अभी मैंने दिखा है कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, तो ROI दोगे आप यहाँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्लास लिखोगे, बट भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग देना है, तो थोड़ा यहाँ जो मेथड है वो आपको अलग लिखना पड़ेगा। या तो ये एट्रीब्यूट मत पास करो, दैट इज अप टू यू, डायरेक्ट मेथड लिखते तो चलेगा, ओके, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे किया तो भी चलेगा। और यहाँ रिटर्न करवा दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिटर्न करना है, फंक्शन से रिटर्न करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस पॉइंट इतना ही है कि जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, जो ये मेथड यहाँ कैलकुलेट नहीं, सो सॉरी, गेट ROI लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न कर रहा है तो गेट ROI लिखते हैं। ये फंक्शन लिखना पड़ेगा गेट ROI, ठीक है, फाइन। और यहाँ भी सेम चीज करनी है, ठीक है, ये क्लास है, क्लास के अंदर भी लिखना है गेट ROI, बट इस बार डेफिनेशन अलग रहेगा, वैल्यू अलग रहेगा, ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे किया तो भी चलेगा, वैल्यू दिया तो भी चलेगा, या ROI को इनिशियलाइज करके लिखा तो भी चलेगा, दैट इज अप टू यू। इनिशियलाइजेशन तो आप अलग तरीके से करने वाले हो इसको, ठीक है। वन मोर क्लास SBI एक्सचेंज बैंक, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे चेंज करना है, मेथड तो मैं देखो फिर से ओवरराइट कर ही रही हूँ। ROI का वैल्यू आप चेंज कर दो स्टूडेंट, क्योंकि ये ओवरराइड करना है, ये फिक्स ROI देगा, यहाँ भी ROI पास कर दो, ये फिक्स ROI देगा आपको, जो भी आप इसको पास करो, यहाँ जो है वो आप अपडेट करोगे ROI को। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिफरेंट फॉर HDFC एंड SBI फ्रॉम बैंक, इसलिए मैंने ये मेथड ओवरराइड किया है, ठीक है। समझ में आया क्या कैसे करना है लास्ट वाला? Is it clear or not? Yes, ma'am. इसका फोटो ले लीजिए, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। आज भी नहीं स्टार्ट किया, जान के नहीं स्टार्ट कर रही स्टूडेंट रिएक्ट जेस, स्टार्ट कर दिया ना बहुत लोगों का, मतलब रिकैप तो मैं करूंगी सर्टेनली, मैंने बोला ही है कि थोड़ा इसलिए स्लो जा रही, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो है ही रिक्वायर्ड। बेटर है ना कि आप ऐसे ही करो, 1 सेकेंड ना स्टूडेंट, यहाँ मत पास करो, कंस्ट्रक्टर डालो ही मत, डोंट पुट द कंस्ट्रक्टर, ऐसे भी चलेगा स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड लिखो। देखो जैसे यहाँ ROI दे रहा है मान लो 6.7, ठीक है, यहाँ देगा डायरेक्ट हार्ड कोड कर दो, अब सही हो जाएगा 8.9, ठीक है, अब यहाँ दे रहा है सपोज 7.0। चलो इसको एक बार पिक्चर ले लो इसका, कंस्ट्रक्टर डालो ही मत आप, ठीक है, लेकिन भाई रिलेशनशिप लगाना है एक्सटेंड वाला, और सेम मेथड नेम तीनों में आना चाहिए, पेरेंट में तो है ही, एग्जैक्टली ऐसे इंप्लीमेंट करना, कंस्ट्रक्टर मत डालना।
और तीनों का ऑब्जेक्ट बनाना है, हाँ, बैंक का भी, HDFC का भी और SBI का भी, तीनों का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, हाँ, और गेट ROI मेथड कॉल करेंगे तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आउटपुट में दिखना चाहिए मुझे अलग अलग सबका, बस इतना करना है आपको। चलो ले लिया पिक्चर एवरीवन, डन। एवरीवन काइंडली कंफर्म। यस मैम। अटेंडेंस दे दीजिए मुझे, कल का तो मैंने वहां ले लिया था, जस्ट पर लिस्ट बहुत लंबा है भाई। एक मिनट, कॉल बैक करती हूँ मैं क्लास में, ठीक है। सेकंड अक्टूबर, ओके, गिव यू अटेंडेंस, थोड़ा फास्ट दीजिएगा प्लीज। मुस्तकीम, ये कल का लगाना पड़ेगा ना मुझे। अनुजा, ठीक है। रोहित, प्रेजेंट मैम। प्रज्ञा, प्रेजेंट। गौरव, प्रेजेंट। रोहित यादव,